बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यूरोप के लोग इंडिया क्यों आए, कैसे आए और क्या रीजन था उनके आने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखो, इंडिया हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही इंडिया का ट्रेड और कल्चर का कनेक्शन दुनिया के अलग अलग रीजन्स से था। 15th सेंचुरी के दौरान यूरोप में एक बड़ा चेंज आया जिससे हम रिनेंसियंस कहते हैं, एक सोशल और रिलीजियस अवेकिंग। इसका कनेक्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी है। इसी समय यूरोपियंस ने इंडिया की तरफ इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं असली रीजन की। व्हाई डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया? 1453 एडी में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया था। ये जगह एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट थी इंडिया और यूरोप के बीच। जब ये रूट ब्लॉक हो गया तो इंडियन गुड्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, ओपियम, टिम्बर, निटर, ये सब यूरोप पहुंचाना बंद हो गया। यूरोपियंस को इंडियन स्पाइसेस की बहुत जरूरत थी। उनके फूड हैबिट्स में मीट का यूज ज्यादा था और स्पाइसेस उनके लिए प्रिजर्वेशन और टेस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। डिस्कवरी ऑफ सी रूट। जब लैंड रूट बंद हो गया तब यूरोपियंस ने नया रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। उनका गोल था इंडिया तक पहुंचना बाय सी। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा का, जो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया स्पेशली कोलकाता पहुंचे। मैप में तुम देख सकते हो ओल्ड लैंड वाटर रूट कॉन्स्टेंटिनोपल से भगदड़, इराक, अरेबिया एंड फाइनली इंडिया। न्यू सी रूट पोर्टुगल से केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक और डायरेक्टली इंडिया जैसे कि कोलकाता, कोची। ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोर्टुगल, स्पेन, होलैंड, नेदरलैंड, ये सबसे ट्रेड के लिए नया वाटर रूट ढूंढा और इसी वजह से उनका इंडिया में अराइवल हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा वास्को द गामा 1498 में कोलकाता पहुंचा था, जो एक नए सी रूट के डिस्कवरी का रिजल्ट था। ये उनका पहला कांटेक्ट था इंडिया के साथ और इसी के साथ यूरोप से लोग इंडिया आने लगे। पोर्टुगीज लोग यानी कि फिरंगी लोग। वास्को द गामा ने कोलकाता 1498 एडी में समुद्रिक राजा के समय पे एंट्री ली। उसने स्पाइसेस के ट्रेड का परमिशन लिया और सिक्योरिटी के लिए गोवा, कोची 1503 और कन्नूर 1505 जैसे पोर्ट्स में फोर्ट बनवाए। फ्रांसिस्को दे अल्मिंदा और अल्फांसो दे अल्बुक्यूरिकी जैसे गवर्नर्स ने गोवा कैप्चर किया। 1530 एडी और पोर्टुगीज रूल एस्टेब्लिश किया। उन्होंने वसाई 1534, दीव 1535, दमन 1559 जैसे जगहों पे अपना कंट्रोल बनाया। पोर्टुगीज को लॉर्ड ऑफ द सी भी कहा गया क्योंकि उन्होंने शिप्स में सेंट्रल एशिया के घोड़े तक लाने स्टार्ट किए। गोवा में उन्होंने क्रिश्चियंस बनाए और दूसरे देशों को ट्रेड के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब बात करते हैं डच यानी होलैंड के व्यापारी की। पोर्टुगीज के बाद डच लोग आए, मेनली ट्रेड और प्रॉफिट के लिए। 1658 में श्रीलंका पे कब्जा किया, बंगाल 1632 और मलाबार 1650 में ट्रेड सेटअप किया। गोलकोंडा के राजा से परमिशन लिया और मसूलीपट्टनम, जिसे हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। डच के बाद दानिश लोग आए जो डेनमार्क से थे। सिरमपुर बंगाल में एक फोर्ट बनाया जिसे कोठी कहा गया, तो मसूलीपट्टनम में बेस बनाया। लेकिन 1650 के बाद डच और ब्रिटिश के बीच वॉर्स होने लगे जिसमें डच हारे और उनका मोनोपोली इंडिया में खत्म हो गया। अब बात करते हैं दानिश पीपल्स की, जो डेनमार्क वाले होते हैं लेकिन ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फोर्थ जो है ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल यूरोपियंस थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1615 में थॉमस रॉय ने जहांगीर से परमिशन ली ट्रेड की।
सूरत में उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ। 1633 में बालासोर उड़ीसा और 1651 में हुगली बंगाल के पास कासिम बाजार में पोस्ट बनाया। पटना में भी फोर्ट एसटी जॉर्ज के अंडर एक फोर्ट सेटअप किया। 1698 में कोलकाता के पास फोर्ट विलियम कॉलोनी बनाई, जिसमें सुल्तानुती, कालीघाट और गोविंदापुर शामिल थे। फिर आती है बात फ्रेंच की। फ्रांस के व्यापारी फ्रेंच लोग भी इंडिया आए 1639 में। फ्रांस मार्टिन ने मद्रास यानी कि चेन्नई में ट्रेड सेंटर बनाया। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1673 में पौंडीचेरी या जिसे हम पुडुचेरी भी कहते हैं एस्टेब्लिश किया। मसूलीपट्टनम में उनका हेडक्वार्टर बना। लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच कई वॉर्स हुए। ब्रिटिश को जब कर्नाटका और हैदराबाद के नवाब्स का सपोर्ट मिला तो फ्रेंच हार गया। 1761 में ब्रिटिश ने पौंडीचेरी भी जीत लिया और फ्रेंच का रूल खत्म हो गया। तो स्टूडेंट, डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने अपना ट्रेड एस्टेब्लिश किया, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर उभरे ब्रिटिश, जिसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल गया था। अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे। 1651 एडी में बंगाल में उनका पहला फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश हुआ। 1717 एडी में मुगल एम्परर फारूक सियार ने उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की परमिशन दी और फिर 1740 के बाद उन्होंने फोर्ट विलियम को और मजबूत बनाया। सिराज उद दौला बंगाल का नवाब था। उसने देखा कि ब्रिटिश का पावर बढ़ता जा रहा है, तो 15 जून 1756 को उसने फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। बैटल ऑफ प्लेसी की बात करें 1757 एडी में जो हुआ था, ये वॉर ब्रिटिश और सिराज उद दौला के बीच हुआ था और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जो है वो ये थे कि सिराज ने कोलकाता पे कब्जा किया तो ब्रिटिश ने मद्रास से आर्मी भेजी अंडर रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि मानिक चंद ने ब्राइब लेके कोलकाता ब्रिटिश को दे दिया। ब्रिटिश ने नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जफर से समझौता किया, उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो बिट्रे करेंगे तो उसे नवाब बना देंगे। नवाब की आर्मी में जगत सेठ, राय दुर्लभ और ओमीचंद जैसे बड़े लीडर्स भी ब्रिटिश के साइड गए। 23 जून 1757 को प्लेसी के पास बैटल हुआ। सिराज की आर्मी मीर जफर के बिट्रेयल के कारण हारी। सिराज उद दौला को पकड़कर मार दिया गया। मीर जफर नवाब बना और बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश के पास आ गया। प्लेसी का ओरिजिनल नाम था पलाश। यहाँ पलाश खाखोरा के पेड़ होते थे जिनके फूल से रंग बनाकर होली में यूज किया जाता था। फिर है बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 एडी में हुआ। अब ब्रिटिश का पावर बंगाल के बाहर भी बढ़ने लगा। 22 अक्टूबर 1764 को एक और मेजर बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें 3 रूल्स मिले। मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे, सौजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम II जो मुगल एम्परर थे। इनके पास 50,000 सोल्जर्स थे। ब्रिटिश के पास सिर्फ 7,072 सोल्जर्स थे, लेकिन उन्होंने मेजर मुनरो के लीडरशिप में जीत हासिल की। इस जीत के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सिविल राइट लीगल अथॉरिटी ब्रिटिश के पास आ गया। नवाब के पास सिर्फ नाम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा। ऐसे ही डुअल सिस्टम, द्विमुखी शासन कहते हैं। फिर बात करते हैं मैसूर वॉर की जो साउथ इंडिया में हुआ। नॉर्थ इंडिया के बाद ब्रिटिश ने साउथ इंडिया में मैसूर को टारगेट किया। मैसूर में रूल करते थे हैदर अली और बाद में उनका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली ने यूरोपियन स्टाइल आर्मी बनाई थी। 4 मैसूर वॉर्स हुए 1767 से लेके 69 तक, 1780 से लेके 84 तक, 1790 से लेके 92 तक और 1799 में वॉर हुए। इन वॉर्स में टीपू सुल्तान ने बहुत ब्रेवरी दिखाई, लेकिन 4th वॉर 1799 में वो मार्टियर हो गए और मैसूर भी
ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो स्टूडेंट्स, बंगाल से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश रूल धीरे धीरे मैसूर और पूरे इंडिया में फैल गया। बैटल ऑफ प्लेसी ने ब्रिटिश को पॉलिटिकल पावर का दरवाजा दिया और बैटल ऑफ बक्सर ने उनका राज लीगल तौर पे कंफर्म कर दिया। मैसूर वॉर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। स्टूडेंट्स, मैसूर साउथ इंडिया का एक पावरफुल स्टेट था। हैदर अली ने यूरोप स्टाइल आर्मी बनाकर ब्रिटिश के खिलाफ रेसिस्टेंस शुरू किया। उनकी डेथ हो गई 1782 एडी में, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने फाइट कंटिन्यू रखी। मैसूर वॉर के बारे में मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट मैसूर वॉर जो हुआ था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सेकंड मैसूर वॉर जो हुआ उसकी ट्रीटी साइन हुई थी, और थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ टीपू सुल्तान को हैवी लॉस हुआ था उससे। और फोर्थ वॉर जो 1799 एडी में हुआ, जिससे टीपू सुल्तान शहीद हो गए और ब्रिटिश ने मैसूर पर कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश ने वादियार डायनेस्टी को वापस राज दिया और सब्सिडरी अलायंस लगा दिए, यानी ब्रिटिश आर्मी को रखो और पैसा दो। मराठा वॉर्स। अब बात आती है मराठा वॉर्स में। मराठा एम्पायर भी एक बड़ा चैलेंज था ब्रिटिश के लिए। 1761 एडी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा एम्पायर वीक हो गया। उसका डिवीजन हुआ सिंधियंस में, होलकार्स में, गायकवाड्स में और बॉन्सल्स में। इन सब पर कंट्रोल था पेशवा का, जिसका हेडक्वार्टर था पुणे में। मराठा वॉर के बारे में मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट एंगोला मराठा वॉर जो था वो 1775 एडी से 1782 एडी तक हुआ। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, दोनों ने अपनी टेरिटरी रिटर्न की। सेकंड वॉर जो था 1803 एडी से लेके 1805 एडी, ब्रिटिश ने दिल्ली, उड़ीसा, आगरा का कंट्रोल ले लिया। थर्ड वॉर में 1817 एडी से लेके 1819 एडी तक मराठा पावर फाइनली क्रश हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर बिथुर कानपुर भेज दिया गया। अब ब्रिटिश राज विंध्याचल से साउथ इंडिया तक स्प्रेड हो गए। ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इंडिया पे कंट्रोल लेने के बाद ब्रिटिश अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, लेकिन ये सिस्टम इंडियन लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लोटेशन के लिए था। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर 1773 एडी से स्टार्ट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। फिर आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ और पार्लियामेंट के फुल कंट्रोल में आ गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल के पास और पावर आई, पूरे इंडिया का लॉ बनाने का राइट मिल गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, काउंसिल में लीगल एक्सपर्ट ऐड किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सिविल सर्विसेज कॉर्नवेल्स रिफॉर्म, लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने सिविल सर्विसेज लॉन्च किए। उन्होंने एंटी करप्शन रिफॉर्म लाए, एम्प्लॉयज को सैलरी बेस्ड सिस्टम दिया, ट्रेड और जुडिशियल वर्क को अलग किया, कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और जुडिशरी पावर मिला। तो स्टूडेंट्स, मैसूर और मराठा वॉर्स के बाद ब्रिटिश का इंडिया पर फुल कंट्रोल हो गया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नए नाम पे एक्सप्लोशन सिस्टम बनाया, जिसमें उनका मकसद था इंग्लैंड को रिच बनाना, नॉट फॉर इंडियंस वेलफेयर। इंडिया की कोई भलाई नहीं थी इसमें, और सिर्फ उनको क्या करना था, इंग्लैंड को ही और अमीर बनाना था। ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया। स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश ने इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश किया तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट था सिविल सर्विसेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर की ट्रेनिंग होती थी। 1853 एडी के चार्टर एक्ट के बाद सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुए। पहले सिर्फ इंग्लिश लोग ही हाई पोजीशन में अपॉइंट होते थे, इंडियंस को सिर्फ क्लरिकल और लो जॉब्स मिलती थी। लेटर कुछ इंडियंस को भी एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन मिल गई। ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। ब्रिटिश आर्मी का मेन एम था इंडिया को कॉन्क्वीर करना और इंटरनल रिबिलियंस को सप्रेस करना। कई इंडियंस ने कंपनी की आर्मी ज्वाइन की एज सोल्जर्स, यानी कि सिपाही। सिर्फ ब्रिटिश हाई ऑफिसर्स बन सकते थे। इंडियंस को सूबेदार से
ऊपर नहीं बनाया जाता था। सैलरी फिक्स थी पर प्रमोशन नहीं मिलता था। बाय 1857 AD ब्रिटिश आर्मी में 3,11,400 सोल्जर्स थे, जिसमें से 2,65,900 तो इंडियन ही थे। ब्रिटिश पुलिस सिस्टम, ब्रिटिश पुलिस फोर्स भी आर्मी जैसा इंपॉर्टेंट थी। इसे स्टार्ट किया था गवर्नर जनरल कॉर्नवेल्स ने। पुराने फ्यूडल पुलिस सिस्टम को हटाकर मॉडर्न सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट होता था। विलेज में फौजदार यानी कि सब इंस्पेक्टर और गार्ड होते थे। हाई रैंक पुलिस पोजीशन सिर्फ ब्रिटिश लोगों के पास होते थे। इंडियन सिर्फ सिपाही यानी कांस्टेबल बन सकते थे। जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटिश लीगल रिफॉर्म्स, ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम की शुरुआत की वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। टू टाइप ऑफ कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल। 1793 AD में कॉर्नवेल्स ने जुडिशियल रिफॉर्म्स किए। 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स बनाए। तालुका एंड रजिस्ट्रार कोर्ट्स ने लोकल लेवल पे वर्क किया। इंडियन जजेस को मुंसिफ और आमीन कहा जाता था। हाई पोजीशन सिर्फ ब्रिटिश लोगों के पास थी। पहली बार विलियम बेंटिक ने इंडियंस को जुडिशियल पोस्ट पे अपॉइंट किया। हाई कोर्ट कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे में सेटअप हुआ। 1833 AD में ब्रिटिश ने लॉज लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में लाए, जो मॉडर्न इंडिया के लॉ का बेस बना। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ने सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम बनाया, जिसमें इंडियंस मोस्टली लोअर लेवल जॉब्स में थे। ब्रिटिश लॉ इंडिया के लिए एक नया लीगल सिस्टम लाया, लेकिन इसका मकसद था ब्रिटिश इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ना कि इंडियन वेलफेयर को।